हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 आप देख सकते हैं, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 7th जियोग्राफी का, ये चैप्टर नंबर 7 है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस नए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में पता है दोस्तों, आप लोगों को बहुत कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। आप सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था वो पूर्ण रूप से हमारे प्रकृति पे निर्भर था। लेकिन और एक चीज़ और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी मानव हो, हम लोग जो हैं वो क्या हैं, हम लोग उत्पादक नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं। क्योंकि पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया भोजन को ही हम लोग यूज करते हैं, किसी न किसी रूप में हम पेड़ पौधों के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही यूज करते हैं। चाहे चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, तेल हो, इत्यादि चीज़ें, हर चीज़ें हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तो लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक मानव जो था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ साथ उसने घर बनाया, उसने खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। उसने क्या किया, उसने पहले क्या मानव करता था, पहले प्रकृति के हिसाब से मानव चलता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, प्रकृति को मानव अपने हिसाब से चला रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग मैं बताना चाहता हूं कि ये मानव के लिए ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि हम लोग प्रकृति के हिसाब से हमें चलना चाहिए, लेकिन हम प्रकृति को अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। अभी इस चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे हम लोग बात करते हैं बस्तियों के बारे में। बस्तियां क्या होती हैं, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। प्रारंभिक मानव जो था वो वृक्षों पर एवं गुफाओं में निवास करता था और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। जब उसने क्या किया कि खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो खेती करने के लिए आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे रहना पड़ता है। पानी, सिंचाई के लिए, बीजों के लिए, खेतों में कोई पशु न घुस जाए, खेतों को नुकसान न कर दे, कृषि को, फसल को नुकसान न पहुँचाए। इसकी वजह से वहाँ पे रह कर हम लोग क्या करते हैं, कृषि का उत्पादन करते हैं। इसीलिए उसने क्या किया, बस्तियां बनाया। तो इसने क्या किया, उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि भी उपजाऊ होती है। जानते हैं आप कि जो नदी होती है, नदियों के साइड साइड की जो भूमि होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं और खेती करने के लिए बहुत अच्छी भूमि होती है। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। विकास और विनिर्माण, अत्याधुनिक प्रकार के चीज़ों, मतलब बहुत सारी चीज़ों का उसने क्या किया, निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ, मानव की बस्तियां बड़ी होती चली गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी। नदी घाटी के निकट काफ़ी सारी बस्तियां बनने लगीं और पनपने लगी एवं सभ्यता का भी विकास हुआ। आप सभी सुने होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी नदी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इत्यादि सभ्यताओं से आप लोग परिचित होंगे। ये सारी चीज़ें इतिहास की बातें हैं। जब हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सीखते चले जाएंगे।
आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हुआंगही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद होंगे। बिल्कुल, बस्तियां अस्थाई या अस्थाई हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बस्तियां हैं वो स्थायी रूप से भी बनाई जा सकती हैं और अस्थायी रूप के से भी मकसद से बनाई जा सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई, और जो बस्तियां जो अस्थाई बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। वहाँ पे निरंतर कोई नहीं रहता है, वह कुछ चीज़ों के कुछ समय के लिए वहाँ पे बस्तियां बनाई जाती हैं, जो इमरजेंसी के समय में वो बस्तियां काम आती हैं। आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि, प्रवास इत्यादि के लिए अधिकांश बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। जैसे आप लोगों को अगर एग्जांपल समझाएं हम, जैसे मान लीजिए कि जो किसान होता है, जो क्या होता है, जो फार्मर होता है, फार्मर क्या करता है कि अपना घर तो किसी गांव में मोहल्ले में बनाता है, लेकिन अपने खेतों पे भी एक छोटा सा घर बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वहाँ पे उसका खेत है, तो वहाँ पे रहने के लिए कुछ समय के लिए वो जाता है खेत पे और उस बस्ती में आराम करता है। तो इस तरीके की बस्तियों को हम अस्थाई बस्तियां कहते हैं, लेकिन गली मोहल्ले में बनाया गया घर उसका स्थायी बस्तियां कहलाती हैं, क्योंकि उसमें वो रहता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिया गया है, इसको भी आप पढ़ते चलिए। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। वह स्थान जहाँ पे भवन और बस्तियां विकसित होती हैं उसी स्थान को बसाव कहते हैं। जैसे विलेज हो गया, शहर हो गया, ये सारी चीज़ें। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं जैसे अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बस्तियों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक गांव दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अस्थाई बस्तियां हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। उसने क्या बताया? अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? देखिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष आप समझिए कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका निचोड़ हम लोग क्या निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये छोटी छोटी एनसीईआरटी में कहानियाँ डाली गई हैं, ताकि आप कहानियों के माध्यम से उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहता है। तो दोस्तों, यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे वहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। आप सभी जानते हैं कि गाँवों में हर सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए चिकित्सीय सुविधा के लिए आपको, अगर आपके घर के कोई आसपास बीमार होता है तो वो कहाँ कर जाता है? वो जाहिर सी बात है कि वो बड़े हॉस्पिटल में, और बड़ा हॉस्पिटल कहाँ होता है? किसी शहर में ही होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। शहरों में बढ़ती लोग शहर क्यों आते हैं? सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्थायी अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। कौन कौन सी बस्तियां? एक तो वो बस्तियां जो शहर में हैं, एक वो बस्तियां जो कहाँ हैं? गांव में हैं। इस दो प्रकार की बस्तियां हमारे इस कहानी के माध्यम से
हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां गांव ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। जो सघन बस्तियां होती हैं, जो शहर होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि शहर जो होता है बहुत घना होता है, क्योंकि वहाँ की बस्तियां जो होती हैं, जो घर होते हैं बहुत पास पास, मतलब वहाँ पे यूँ कहें तो फिर वहाँ पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे प्रदूषण का बढ़ना एक सामान्य सी बात है। वहाँ पे बस्तियाँ बहुत नज़दीक नज़दीक पास पास होती हैं। और ग्रामीण बस्तियाँ वही देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक बस्तियाँ होती हैं, जिससे वहाँ पे खुला वातावरण रहता है और शुद्ध ऑक्सीजन भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये भी तो बात है कि गाँव में हर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, शिक्षा बेहतर नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों, इन सारे मुद्दों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो शहर में जो विनिर्माण का केंद्र हो रहा है, जो फैक्ट्री विकसित हो रही हैं शहरों में, कुछ रोजगार गाँव में भी विकसित किया जाए, जिससे जो लोग क्या करते हैं, गाँव से जो लोग पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, वो अपने गाँव में रह के बेहतर शिक्षा पा सकें और बेहतर व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा, बेहतर अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सकें। इन सारी चीज़ों, इन सारे मुद्दों पे सरकार को बहुत ज़रूरी और बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा देश जो नारा दिया है आपने कि सबका साथ सबका विकास, वो संभव हो सके। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्याप्त क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, गांव होते हैं, वो अपने पर्यावरण के अनुकूल, मतलब उनके अनुकूल बनाते हैं घर, प्रतिकूल नहीं बनाते। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो गांव में जो घर होते हैं उनके आसपास देखेंगे तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वो मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन वहीं अगर शहर में अगर कोई घर आवास बन रहा है तो वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई की जाती है, और ये चीज़ें पर्यावरण के प्रतिकूल होता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय, जिन स्थानों पर